हमने पिछले वीडियो में राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने चर्चा की थी कि राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं वो प्राचीनतम गोंडवानालैंड और तैतीस सागर में से किसी एक के अवशेष हैं। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का हम आगे चर्चा करते हैं और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश। देखिए जैसे अपना राजस्थान है उसको 4 भागों में बांटा गया है उच्चावचों के आधार पे। तो राजस्थान है, जैसे ये राजस्थान है अपना, यहां से ऐसे कुछ आकृति है राजस्थान की, कुछ मिलती जुलती आकृति हैं, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार इस प्रकार से। देखो ये राजस्थान है और राजस्थान के भागों की बात करें तो इधर अपने इस क्षेत्र में है ऐसे विस्तार बांटा हुआ है इसका इस प्रकार से। ये 4 भौतिक प्रदेश। सबसे पहले इसकी बात करें तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है इसका नाम है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी भाग में है, नाम हो गया उत्तरी पश्चिमी। मरुस्थल का विस्तार है तो मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश ये राजस्थान का। उसके बाद दूसरे भाग की बात करें तो राजस्थान का ये वाला भाग है, ये वाला भाग, इसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश है, इसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखो इसका नाम है अरावली, अरावली का विस्तार है तो अरावली, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है। राजस्थान को जो तीसरा भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है, देखो इधर दक्षिणी पूर्वी भाग है जहां पर मैदानों का विस्तार है, नाम हो गया इसका पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। वो लास्ट जो भाग है उसकी बात करें तो ये वाला भाग है राजस्थान का जिसका नाम है, यहां पर पठारों का विस्तार है तो नाम हो गया इसका दक्षिणी पूर्वी, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी दिशा में है। राजस्थान का चौथा भौतिक प्रदेश है, ये राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये चारों जो भौतिक प्रदेश हैं ये राजस्थान के मूल भौतिक प्रदेश हैं। इनका निर्माण है वो किस काल में हुआ और किससे हुआ? देखो हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की। तो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है? आपको पता है तैतीस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है ये? तैतीस सागर का। ठीक है। इसका निर्माण किस काल में हुआ? इसका निर्माण हुआ नियोजोइक, नियोजोइक महाकल्प, भूगोल में कल्प चलते हैं कई करोड़ों साल पहले। महाकल्प के कौन से काल में हुआ? प्लीस्टोसिन काल में, प्लीस्टोसिन। देखो बात करते हैं जो पूर्वी उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसका निर्माण है वो तैतीस सागर का अवशेष है ये। इसका निर्माण नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसिन काल में हुआ। ये काल है भाई, ये महाकल्प है और ये काल है। दूसरे की बात करें जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसका नाम करें तो इसका देखो ये किसका अवशेष है? ये गोंडवानालैंड का अवशेष। किसका अवशेष है ये? गोंडवानालैंड का। ठीक है। गोंडवानालैंड का अवशेष है। इसका निर्माण किस महाकल्प में हुआ? एयोजोइक, एयोजोइक महाकल्प, एयोजोइक महाकल्प के किस काल में हुआ भाई? इसका निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है। राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश। राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है इसका जो निर्माण हुआ है तो अवशेष तो किसका है ये? अवशेष तो है ये तैतीस सागर का ही, लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ? गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंगा यमुना के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से, गंगा यमुना के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से हो गया। इसका निर्माण किस काल में हुआ? तो जिस समय इस उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ उसी समय इसका निर्माण हुआ। तो कौन सा रहेगा? नियोजोइक, नियोजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प किसके काल में? इसका भी काल प्लीस्टोसिन काल में, प्लीस्टोसिन
प्लीस्टोसिन काल में इसका निर्माण हुआ। आगे देखो, जो लास्ट वाला भाग है ये जो किसका अवशेष है, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड में भी इसका निर्माण कैसे हुआ था, ज्वालामुखी क्रिया से, ज्वालामुखी की क्रिया से। जो लास्ट वाला भाग है उसका निर्माण है वो ज्वालामुखी क्रिया से हुआ। ये देखो, ये किस महाकल्प का है, मेसोजोइक, मेसोजोइक, मेसोजोइक महाकल्प के किस काल में हुआ, क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल में हुआ, क्रिटेशियस काल। तो राजस्थान की 4 भाग हैं, इनका निर्माण है वो किस किस काल में हुआ, ये प्राचीन में किसके अवशेष थे, उनकी चर्चा हमने की। अब देखो, अब आपको ये कालखंड के आधार पे ये पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश और सबसे नवीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन यानी सबसे प्राचीन 1 नंबर पे किसका नाम आता है, अरावली। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश। सबसे पहले निर्माण किसका हुआ, अरावली पर्वतीय प्रदेश का। उसके बाद दूसरे की बात करें तो राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। पहले सबसे प्राचीन कौन सा है, ये है अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तीसरे की बात करें तो राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश है ये पूर्वी मैदानी भाग, यानी राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश कालखंड के आधार पे कौन सा है, पूर्वी मैदानी भाग। चौथे की बात करें तो राजस्थान का चौथा, यानी ये पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा, सबसे प्राचीन है ये वाला अरावली वाला। और सबसे नवीन कौन सा है, सबसे नवीन है ये वाला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे नवीन है और ये क्या है, सबसे प्राचीन। अब हम बात करते हैं इस भाग की, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है जो सबसे पहला वाला भाग है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। सबसे बड़ा कौन सा है, देखो सर्वाधिक सबसे बड़ा कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, फिर दूसरा है पूर्वी मैदानी भाग, फिर तीसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश और फिर चौथा कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इसके बाद चर्चा करें आगे। देखो, ये जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ किसका विस्तार पाया जाता है, थार के मरुस्थल का। यहाँ कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। तो आगे हम थोड़ी चर्चा करेंगे थार के मरुस्थल के बारे में, और मरुस्थल क्या होता है उसके बारे में इसकी चर्चा करते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं हम, थार का मरुस्थल, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा। थार का जो मरुस्थल है उसकी चर्चा करते हैं। थार का मरुस्थल है वो, ये पूछा जाए किसका अवशेष है, तो थार का मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष है। मरुस्थल क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये, क्या मिट्टी के ही मरुस्थल होते हैं, नहीं, मरुस्थल है वो मिट्टी का भी हो सकता है, मरुस्थल चट्टानी भी हो सकता है, मरुस्थल बर्फीला भी हो सकता है, मिश्रित भी हो सकता है, बहुत प्रकार के मरुस्थल होते हैं। तो हम सबकी चर्चा करेंगे। देखो राजस्थान के मरुस्थल, देखो बात करें उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल किसका भाग है, थार के मरुस्थल का, थार का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल की बात करें, देखो मरुस्थल क्या होता है, मरुस्थल क्या होता है, वह भूभाग जिसकी वनस्पति उत्पन्न करने की क्षमता नष्ट हो जाती हो, वह भूभाग जिसकी वनस्पति उत्पन्न करने की क्षमता क्या हो जाती हो, नष्ट हो जाती हो, वो क्या कहलाता है, मरुस्थल कहलाता है। मरुस्थल जरूरी नहीं है मिट्टी का ही हो, मरुस्थल रेतीला भी हो सकता है, मरुस्थल चट्टानी भी हो सकता है, मरुस्थल बर्फ का भी हो सकता है। तो जो मरुस्थल है उसकी बात करें हम, कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। अब थार का मरुस्थल अवशेष किसका है भाई, अवशेष आपको पता है किसका है, देखो तैतीस सागर का अवशेष, तैतीस सागर का। और अपने राजस्थान में जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश वहां किसका विस्तार है, थार के मरुस्थल का, और ये किसका अवशेष है, 33। अब ये थार का मरुस्थल भाग किसका है, ये भी किसी का भाग है। देखो ये किसका भाग है, द ग्रेट पोलियो, द ग्रेट पोलियो, द ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल। ये किसका नाम है, ये सहारा मरुस्थल है, उसी का ही नाम है। कौन सा मरुस्थल है, सहारा। और सहारा मरुस्थल कहां पे है, अफ्रीका में। देखो ये ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल का कौन सा भाग है, ये इसका ये उत्तरी पूर्वी भाग है, उत्तरी पूर्वी,
थार का मरुस्थल है वो इस सहारा मरुस्थल का कौन सा भाग है? उत्तरी पूर्वी भाग। अब हम बात करें कि राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वहां पर पहले टेथिस सागर था, इसके हमें क्या अवशेष मिलते हैं, इसका हमें क्या प्रमाण मिलता है कि इस जगह पहले क्या था? टेथिस सागर था। देखो इसके अवशेषों की बात करें तो टेथिस सागर के अवशेषों की बात करें, अवशेष देखो अवशेष में चर्चा करें हम कि जो पहली बात तो यह है कि थार के मरुस्थल में कौन सी चट्टानों की दिखता भाई? यहां अवसादी चट्टान पाई जाती हैं। कौन सी चट्टान पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानों की दिखता, चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। अवसादी चट्टान क्या होती हैं? जिनका जमाव किसी नदी द्वारा अवसादों के जमाव से हुआ हो, यानी कई सालों के जमाव से जिस चट्टान का निर्माण हुआ हो वो कौन सी चट्टान होती है? अवसादी। तो अपना जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जहां पे थार का मरुस्थल है वहां पर क्या पाया जाता है? ये जो अवसादी चट्टान है उनकी दिखता पाई जाती है। और दूसरा प्रमाण क्या है? इस क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधनों की दिखता है, जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, कोयला है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है, गैस है। देखो ये सारे जो पेट्रोलियम है इन जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्मों की दिखता, मतलब इनका अवशेष प्राचीन काल में जीवाश्मों के कारण हुआ है। पृथ्वी के नीचे जीवाश्म दब गए, उनके कारण इनका निर्माण हुआ है। ये सारे जो जीवाश्म हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? अपने मरुस्थल में पाए जाते हैं। जैसे और ये कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। जीवाश्मों के अवशेष किस चट्टानों में मिलते हैं? चट्टान वैसे 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, क्रांतिक चट्टान और अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टान है ज्वालामुखी क्रिया से निर्माण होता है। अवसादी का जमावों से, लगातार अवसादों के जमाव से कौन चट्टान बन जाती है? अवसादी। और क्रांतिक होती है, दोनों का रूप परिवर्तन हो जाता है, उसे कहते हैं क्रांतिक चट्टान। तो यहाँ पर कौन चट्टान पाई जाती है? अवसादी चट्टान। किस जीवाश्म खनिजों की? जैसे देखो अपना जो बाड़मेर का क्षेत्र है, अपने राजस्थान में 4 क्षेत्र हैं पेट्रोलियम के। 4 क्षेत्रों में पहला क्षेत्र है जालोर बाड़मेर यानी बाड़मेर सांचौर क्षेत्र, दूसरा है बीकानेर नागौर क्षेत्र, तीसरा है जैसलमेर का सोहनगढ़, जैसलमेर सोहनगढ़ सांचौर क्षेत्र आता है, और चौथा में आता है विंध्याचल श्रृंखला। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी आती है जो करौली में पड़ती है। इसके बाद बात करें यहां पर और क्या चीज मिली है? यहां पर देखो कुलधरा गांव है जैसलमेर का। कौन सा गांव है? कुलधरा गांव। और कुलधरा गांव में किसके अवशेष मिले हैं? मछली के अवशेष मिले हैं। कुलधरा गांव में मछली के अवशेष, कुलधरा गांव में किसके अवशेष मिले हैं? मछली के अवशेष मिले हैं। यहां पर मछली के अवशेष से क्या लगता है कि प्राचीन काल में यहां पर मरुस्थल था या मरुस्थल नहीं था? प्राचीन काल में क्या था? जल था, और जल में मछलियां होने के कारण यहाँ पर मछलियों का जमाव हो गया, ऊपर से अवसादी चट्टानों ने उसको ढक लिया। अब जाके उसका क्या मिला है? अवशेष। कौन से गांव में मिला है? कुलधरा। और ये कुलधरा गांव कहाँ का है? कहाँ का है? जैसलमेर का। उसी गांव को क्या कहते हैं? जैसलमेर। इसी गांव को क्या कहा जाता है? भूतिया गांव भी कहा जाता है। देखो राजस्थान का भूतिया गांव कौन सा है? कुलधरा। राजस्थान का भूतिया किला कौन सा है? तो भानगढ़। और भानगढ़ कहाँ पे है? अलवर में। ये कौन सा है? कुलधरा गांव। और देखो यहां पर ओक्कल गांव है, वहां पर क्या है? ओक्कल वुड फॉल्सिस पार्क। ओक्कल वुड फॉल्सिस पार्क ये कहां पे है भाई? ये भी कहां पे है? जैसलमेर में। यहां पर क्या मिला? ये ओक्कल गांव है कहां का? जैसलमेर का, जहां पर जुरेसिक काल की, जुरेसिक काल की प्राकृतिक वनस्पतियों के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। जुरेसिक काल की प्राकृतिक वनस्पतियों के अवशेष मिले हैं। तो हमें इन बातों से क्या लगता है कि इस जगह पे प्राचीन काल में क्या था? कोई जल था या टेथिस सागर था। इसके अलावा देखो अपने पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान में किसकी पाई जाती हैं? खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें। अगर क्वेश्चन ये आए कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें, उसको किसका अवशेष माना जाता है? तो खारे पानी की झीलों को किसका अवशेष माना जाता है? इस टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अपना जो थार का मरुस्थल है वहां पे पहले क्या था? टेथिस सागर था। ठीक है, अब देखो अभी बात कर थार के मरुस्थल की बात करते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। थार का मरुस्थल का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, थार का जो मरुस्थल है उसका विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? अब इसकी चर्चा करते हैं थोड़ी थार के मरुस्थल की। हमने ये पढ़ा कि थार के मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है, उसकी क्या प्रमाण है?
उन परमाणु की हमने चर्चा की। आगे देखते हैं कि थार का मरुस्थल है उसका विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 17वां स्थान। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 17वां। अगर हम उपोषण की दृष्टि से देखें, उपोषण की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है? 9वां स्थान आता है। थार का मरुस्थल है विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। आगे देखो, ये जो मरुस्थल है इसकी क्या विशेषता है? ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व व सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। पूछा जाए कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। सर्वाधिक जैव विविधता वाला कौन सा है? थार का मरुस्थल। अगर इसका ये पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व व सबसे कम जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? देखो, सबसे कम वाला कौन सा है? सबसे कम वाला है आटाकामा। और आटाकामा जो मरुस्थल है वो कहां पे है? दक्षिणी अमेरिका में है। आटाकामा दक्षिणी अमेरिका में है। ये देखो, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला तो कौन सा हो गया? थार का मरुस्थल। और विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम जैव विविधता वाला व सबसे शुष्क मरुस्थल वो कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल कहां पे है? दक्षिणी अमेरिका में। और इसकी बात करें तो ये देखो, ये विश्व का सर्वाधिक, अगर ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, तो क्षेत्रफल सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा मरुस्थल। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा मरुस्थल है? सहारा। और ये सहारा मरुस्थल कहां पे है भाई? अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, जो कहां पे है? अफ्रीका महाद्वीप। इसका निर्माण वो किस कारण से हुआ? देखो, इसका क्वेश्चन आता है, इसका निर्माण किस धारा के कारण हुआ? कनारी जलधारा के कारण। कनारी जलधारा। थार के मरुस्थल का निर्माण है वो तो किसके अवशेष हैं? टेथी सागर का। लेकिन जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा मरुस्थल, उसका निर्माण किस कारण से हुआ? कनारी जलधारा के कारण हुआ। आगे देखो, आगे पढ़ते हैं। विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा। अगर ये पूछा जाए कि संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक मरुस्थल किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया में। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहते हैं। और देखो, इसको और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 5 मरुस्थलों की भूमि। 5 मरुस्थलों की भूमि। 5 मरुस्थल देखो कौन से हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में? सिम्पसन है, गिब्सन है, स्टुअर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है और विक्टोरिया। ये 5 बड़े मरुस्थल हैं, वो किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होने के कारण इसको क्या कहते हैं? 5 मरुस्थलों की भूमि कहा जाता है। आगे देखो, ये तो हो गया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सहारा, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखो, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है? तो विश्व का ऐसा कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप है जहां क्या नहीं है? मरुस्थल विहीन है। ये यूरोप महाद्वीप क्या है? मरुस्थल विहीन। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या किस मरुस्थल में रहती है? थार के मरुस्थल में। कौन सा स्थान है? 17वां स्थान। उपोषण में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जैव विविधता इसी की है। इसके अलावा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, जिसका निर्माण है वो किस कारण से हुआ? कनारी ठंडी जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में बहती है। इसके अलावा संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक मरुस्थल कहां पे हैं? ऑस्ट्रेलिया में। इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। इसे 5 मरुस्थलों की भूमि कहते हैं। 5 मरुस्थल सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट और विक्टोरिया। यूरोप महाद्वीप क्या है? मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। थार के मरुस्थल की हम और बात करेंगे तो थार का मरुस्थल है वो, इसका विस्तार है वो किन किन देशों में है? देखिए, थार का मरुस्थल का विस्तार है वो 2 देशों में है। एक तो कौन सा है? भारत में, और एक कौन सा है? पाकिस्तान। थार के मरुस्थल का विस्तार कितने देशों में है? 2 देशों में। अब थार के मरुस्थल का ज्यादातर भाग कहां पे है? भारत में है। और इसका ज्यादा भाग कहां पे है? पाकिस्तान में। अब देखो, थार के मरुस्थल में भारत में बात करें तो भारत के कितने भागों में थार का मरुस्थल पाया जाता है? भारत के
कितने राज्यों में थार के मरुस्थल का विस्तार है? भारत के 4 राज्यों में। सबसे पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद में कौन सा है? हरियाणा। उसके बाद में है पंजाब और उसके बाद में है गुजरात। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। भारत में जो थार का मरुस्थल है उसका विस्तार कितने राज्यों में है? 4। पाकिस्तान के 2 प्रांतों में है। एक का नाम है सिंध प्रांत, एक का नाम है सिंध और दूसरे का नाम है पंजाब प्रांत। सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। ये जो थार का मरुस्थल है इसको भारत में थार का मरुस्थल और इसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं? थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चोलिस्तान की नाम रखे। देखो चोलिस्तान, थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। थार के मरुस्थल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो थार के मरुस्थल को राजस्थान में क्या कहते हैं? थली कहते हैं। थार के मरुस्थल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? थली। मरुस्थल में अगर देखें हम उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, तो इसको मरुस्थल को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में कैसे कैसे बांटा जाता है? देखो, एक होता है इर्ग, एक क्या होता है? इर्ग। दूसरा होता है हमादा, दूसरा क्या होता है? हमादा। तीसरा क्या होता है? रेंग। देखो मरुस्थल 3 प्रकार के होते हैं, इर्ग, हमादा और रेंग। इर्ग किसे कहते हैं? ये होता है रेतीला मरुस्थल। रेतीले मरुस्थल को क्या कहते हैं? रेतीले मरुस्थल को कहा जाता है इर्ग। चट्टानी मरुस्थल होता है उसे क्या कहते हैं? हमादा। और मिश्रित होता है, बजरीनुमा होता है, मिश्रित मरुस्थल को क्या कहा जाता है? रेंग कहा जाता है। तो वैसे मरुस्थल को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है? 3 भागों में, इर्ग, हमादा और रेंग। अब और बात करें कि ये थार का मरुस्थल है ये क्या काम करता है? तो थार का जो मरुस्थल है भारतीय मानसून को आकर्षित करता है। भारतीय मानसून को आकर्षित कैसे करता है? जैसे आपने देखो पढ़ा होगा इस प्रकार से, मानसून में ये बीच में जो रेखा होती है, पेटी होती है, उसका नाम है ITCZ, ITCZ। और ये ग्रीष्म काल में क्यों होता है? जब थार के मरुस्थल का तापमान बढ़ता है। थार का मरुस्थल और क्या होता है? तिब्बत का पठार, इन दोनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे ITCZ भारतीय उपमहाद्वीप पर आ जाती है। और भारतीय उपमहाद्वीप पर आने के कारण है वो भारत में क्या बन जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप में न्यून वायुदाब का केंद्र हो जाता है। न्यून वायुदाब का केंद्र होने से पवनें हैं वो जल से स्थल की ओर चलने लगती हैं, तो जिससे वो पवनें क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। तो भारतीय मानसून को आकर्षित करने में कौन सहायक है? आकर्षित करने में कौन सहायक है? ये थार का मरुस्थल। और इसका क्या काम है कि ऋतु चक्र को सही रखना है। ऋतु चक्र कैसे है? जैसे यहाँ पर अब इस बार क्या पड़ी है? गर्मी बहुत पड़ी है। तापमान ज्यादा रहेगा तो गर्मी ज्यादा पड़ेगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो क्या होगी? वर्षा ज्यादा होगी, और वर्षा ज्यादा होगी तो क्या होगी? ठंड ज्यादा होगी, और ठंड ज्यादा होगी तो गर्मी ज्यादा होगी। तो जो ऋतु चक्र है उसको सही रूप से सम्मानित कौन रखता है? थार का मरुस्थल। और भारतीय मानसून को क्या करता है? ये आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ का जो तापमान बढ़ता है, जैसे यहाँ पे अपना भारत है इस प्रकार से, यहाँ पे थार का मरुस्थल है और यहाँ पर क्या है? तिब्बत का पठार। ये पेटी है किसक के ऊपर आ जाती है, जिससे क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध से ऐसे पवनें आती हैं ऐसी प्रकार से, और यहाँ हिंद महासागर से क्या करती हैं? ये आर्द्रता उठाती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में क्या कर देती हैं? वर्षा। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है? कि वो पड़ोसी देश जहाँ पर भारत की जैसी कल्चर होती हो, संस्कृति भारत के समान हो। जैसे पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है, श्रीलंका है। इनको किस में शामिल किए जाते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में। तो ये जो थार का मरुस्थल है उसके बारे में हमने पढ़ा कि ये भाग हैं, इसकी जानकारी हमने इस प्रकार से पढ़ी है। आगे देखो, आगे हम उसका, ये तो हमने थार का मरुस्थल पढ़ा है, अब हम डिटेल से पढ़ेंगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यहां तक हमने देखो थार के मरुस्थल का भारत में विस्तार लगभग 85% है, और उसका सर्वाधिक विस्तार कहां पे है? 60 या 61% की समथिंग कहां पे है? राजस्थान में है। ये हमने थार का मरुस्थल पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। पहला भौतिक प्रदेश है, इसका नाम है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। वीडियो को पूरा फुल देखना, बीच में देखने से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।